भारतीय राजनीति में सच में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। हाल ही में 5 बड़े राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं ना, उन्होंने पुराने सारे राजनीतिक समीकरण एकदम से बदल कर रख दिए हैं। असम से लेकर केरल तक और पुडुचेरी से लेकर बंगाल तक जो कुछ भी हुआ है वो किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन आंकड़ों और स्रोतों की गहराई में जाएंगे जो हमें ये बताएंगे कि आखिर ये सत्ता की चाबियां कैसे और क्यों बदली हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन जबरदस्त रणनीतियों की कहानी है जिन्होंने इन चुनावों का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। अब इस पूरे चुनाव चक्र को देखने के बाद हम सबके दिमाग में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आता है, और वो ये कि आखिर ये सबसे बड़े राजनीतिक भूकंप आए कहाँ? क्या ये दक्षिण भारत में हुआ या फिर पूरब में? सच कहूं तो इन नतीजों में कुछ ऐसे बड़े उलटफेर हुए हैं जिनकी शायद किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और हर एक राज्य की पूरी पिक्चर को समझते हैं। फटाफट आज के इस एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम बात करेंगे 1 असम और पुडुचेरी की, 2 केरल के सत्ता परिवर्तन की, 3 तमिलनाडु के नए चैलेंजर की, 4 बंगाल के ऐतिहासिक उलटफेर की और 5 बंगाल के इस पूरे चुनाव के विश्लेषण की। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक मैक्रो व्यू लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। असम और पुडुचेरी में बीजेपी और उसके गठबंधन ने जीत दर्ज की है। केरल में सत्ता का पलड़ा पूरी तरह से यूडीएफ की तरफ झुक गया है। तमिलनाडु में एक बिल्कुल ही नई पार्टी बहुमत के बेहद करीब आ गई है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ये पूरे देश के राजनीतिक मूड का एक क्विक स्नैपशॉट है। अब चलिए हर एक राज्य की कहानी को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, असम और पुडुचेरी के नतीजे। यहाँ की स्थिति थोड़ी ज्यादा साफ और स्पष्ट रही है। इन दोनों ही जगहों पे हमें बहुत ही मजबूत और क्लियर चुनावी प्रदर्शन देखने को मिला है। असम की बात करें तो हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने एकदम शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस को यहां एक भारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर पुडुचेरी को देखें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रही। बीजेपी और उनके सहयोगी गठबंधन ने बहुत ही आराम से अपना बहुमत हासिल कर लिया। मतलब इन दोनों राज्यों में सत्ता का गणित बिना किसी बड़े ड्रामे या विवाद के सुलझ गया। अब चलते हैं भाग 2 की तरफ, केरल में सत्ता परिवर्तन। यहां दक्षिण की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। केरल में लिटरली पूरा गेम ही पलट गया है। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली जो एलडीएफ सरकार थी, वो अब सत्ता से पूरी तरह बाहर हो गई है और उनकी जगह ले ली है कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने। यूडीएफ ने आराम से सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़े जुटा लिए हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में सत्ता का ये एक बहुत ही बड़ा और अहम बदलाव है। अब आते हैं भाग 3 पर, तमिलनाडु का नया चैलेंजर। यहां जो हुआ है वो सच में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यहां एक एकदम नई नवेली पार्टी ने एस्टैब्लिश्ड दिग्गजों को सीधी और कड़ी चुनौती दी है। सिनेमा के पर्दे से राजनीति में कदम रखने वाले थलपति विजय, इनकी नई पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में इतना जबरदस्त और धमाकेदार प्रदर्शन किया कि उसने तमिलनाडु की राजनीति के 2 सबसे बड़े और पुराने स्तंभों, सत्ताधारी डीएमके और विपक्ष की एआईएडीएमके, दोनों को बहुत पीछे छोड़ दिया। पहली बार में ऐसा इंपैक्ट, ये सच में एक बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि है। लेकिन यहां एक छोटा सा कैच है और वो है ये नंबर 118। तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए यही वो जादुई आंकड़ा है। बहुमत के लिए आपको 118 सीटें चाहिए ही चाहिए। थलपति विजय की पार्टी का प्रदर्शन यकीनन माइंड ब्लोइंग है, लेकिन उनके आंकड़े इस मैजिक नंबर 118 से बस थोड़े से ही कम रह गए हैं। तो क्योंकि ये पार्टी बहुमत के आंकड़े से थोड़ी पीछे रह गई है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार बनेगी कैसे। हमारे स्रोत के विश्लेषण के अनुसार इसके मुख्य रूप से 2 पहलू हैं। पहला तो यही कि वे 118 के मार्क से थोड़े कम हैं, और दूसरा, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो सरकार बनाने के लिए एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर लें। ये गठबंधन अगर होता है तो तमिलनाडु की राजनीति की पूरी दिशा ही तय कर देगा। पर इसमें कोई शक नहीं कि थलपति विजय की ये एंट्री एक बहुत बड़ी शुरुआत है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, बंगाल का ऐतिहासिक राजनीतिक उलटफेर। अब हम इस चुनाव चक्र की सबसे बड़ी खबर पर आ गए हैं। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये उस विशाल और अकल्पनीय परिवर्तन को दर्शाती है जो बंगाल में हुआ है। सोचिए, 2014 में जिस बीजेपी ने वहां लगभग 0 से अपनी शुरुआत की थी, उसने आज कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है।
ममता बनर्जी, जिन्होंने 15 सालों तक लगातार बिना किसी ब्रेक के बंगाल पर शासन किया, वो अब सत्ता से बाहर हो चुकी हैं। स्रोत का दावा है कि 2014 के बाद से बीजेपी के लिए ये शायद सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे पूरी ताकत और संसाधनों के साथ लड़ा गया था। भाग 5, बंगाल में इस बड़े बदलाव का विश्लेषण। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए स्रोत के नजरिए से इसे डिकोड करते हैं। इस बदलाव के पीछे जो कारण हैं, उन पर स्रोत का विश्लेषण काफी विस्तृत है। विश्लेषणकर्ता का दावा है कि इस चुनाव को जीतने के लिए एक बहुत बड़ा संस्थागत प्रयास किया गया। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों द्वारा किया गया जबरदस्त प्रचार शामिल था। इसके अलावा ग्राउंड पर लाखों सीएपीएफ जवानों की तैनाती की बात भी कही गई है। इतना ही नहीं, स्रोत ने कथित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और चुनाव आयोग के समर्थन की बात भी सामने रखी है। और एक बहुत बड़ा आरोप यह भी लगाया गया है कि बिना किसी सुनवाई के एसआईआर से 27 लाख नाम काट दिए गए। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हम इन पॉइंट्स को मूल स्रोत के विश्लेषण के रूप में ही देखें, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में दोनों तरफ से कितनी ताकत झोंकी गई थी। अब इन तमाम भारी भरकम राजनीतिक और संस्थागत रणनीतियों के बावजूद स्रोत का जो अंतिम निष्कर्ष है वो काफी अलग है। विश्लेषक का साफ मानना है कि इतना बड़ा नतीजा सिर्फ चुनाव प्रचार या इन व्यवस्थाओं की वजह से नहीं आया है। उनके अनुसार इस बदलाव का जो सबसे बड़ा और मुख्य कारण था, वो था क्षेत्रीय राजनीतिक हिंसा के खिलाफ जनता की भावना। आसान शब्दों में कहें तो आम जनता के बीच जो अंदर ही अंदर एक भारी गुस्सा पनप रहा था, उसी गुस्से ने इस सत्ता परिवर्तन की सबसे मजबूत नींव रखी। अब इस जनभावना वाले पॉइंट को और स्पष्ट करने के लिए स्रोत ने हिंसा के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है 2021 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद हुई हिंसा का, और दूसरा है हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में हुए हिंसक टकराव का। विश्लेषक ने इसे अपने शब्दों में सत्ताधारी पक्ष से जुड़े गुंडों का हंगामा कहकर संबोधित किया है। उनका ये विश्लेषण बहुत ही स्पष्ट रूप से ये तर्क देता है कि इस निरंतर चलने वाली हिंसा ने आम जनता के मूड को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और आखिरकार यही चीज बीजेपी के सत्ता में आने का सबसे ठोस कारण बनी। तो असम से लेकर तमिलनाडु और विशेष रूप से बंगाल तक हमने सत्ता के बहुत ही विशाल और एकदम अप्रत्याशित बदलाव देखे हैं। इन 5 राज्यों के नतीजों ने बहुत सी चीजों को स्पष्ट कर दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो अब भी बना हुआ है और जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए, वो ये है, इन नाटकीय क्षेत्रीय बदलावों का आने वाले वर्षों में हमारे व्यापक राष्ट्रीय परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये राज्य स्तरीय नतीजे भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति का कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आने वाले लंबे समय तक चर्चा के केंद्र में रहने वाला है। ऐसे ही जानकारी से भरे रहें और इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी नजर बनाए रखें।